नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो ये आंदोलन किया गया 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, उसमें ईपीएस 95 पेंशनधारक कैसे पहुँचे और अपने आंदोलन को कैसे सफल बनाए। दोस्तों, रामलीला मैदान में ईपीएस 95 पेंशनधारक बहुत ही भारी संख्या में पहुंचे थे। इन पेंशनधारकों की कई गाड़ियां तो रद्द कर दी गई थी। एक दूसरे से पैसे लेकर के, टिकट लेकर के दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचे थे अपने पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को पूरा कराने के लिए। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारक 7 तारीख से आंदोलन शुरू किए थे और 14 तारीख तक इनका आंदोलन चला था और वहाँ पे श्रम मंत्री जी बुलावा भेजते हैं और माननीय एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी जाते हैं और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगे हम पूरा करेंगे, बहुत जल्द पूरा करेंगे। लेकिन इन ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे अभी भी नहीं पूरा हुई। इन पेंशनधारकों का धैर्य समाप्त होते जा रहा है। पेंशनधारक कितना दिन इंतज़ार करे, अब इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। अब पेंशनधारक दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर हैं। 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया है, आप सब उसके वाकिफ हैं। हमने उसके बाद मंत्री जी ने कितनी बार हमें बोला है, तो ये सब ठीक है। हो नहीं रहा, इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि ये मुद्दा कई पॉलिटिकल विल हो या ना हो, लेकिन जो आंदोलनकारी है उनके अंदर में विल कितना है ये पॉलिटिकल पार्टी देखती है, खासकर जो गवर्न कर रहा होता है। अगर हम बात करें, आप लोग जहां से आते हैं, एक दिन के अंदर में मराठा रोड पे निकल के आरक्षण के लिए सरकार वहां झुक के सामने आ गई लेटर लेके कि हम जो भी कहेंगे मानने को दे रहे, आप हट जाइए। अगर आप आंदोलनकारी में 13 करोड़ की हम बात करते हैं जो अनुदान दे रहे हैं उनको मिला करके, और 78 लाख ऑलरेडी जो पेंशन है उनके करीब में, अगर वो एक बार विल बना के उतरे तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो रोड पे आपके सामने खड़ी नहीं हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मोदी जी सामने आके उनका विल कब होगा? आप आंदोलनकारी का विल कब होगा कि हम इस लड़ाई को इसे ऐसी लड़े कि वो आके सामने खड़े होकर बताइए आपको क्या चाहिए। कल से हम स्टेट वाइज धरना वहाँ पे दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और ये सब चलता रहेगा। संसद 9 तारीख तक चलेगी ऐसा हमें मालूमात है। उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम अगर काम नहीं हुआ तो चलता रहेगा और ये हमारा अनशन कभी भी हम आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। नमस्कार, आप सभी पत्रकार भाइयों को, बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोग हमारे इस आंदोलन के प्रवास के साक्षीदार हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ और आपकी सहायता से ये आंदोलन सरकार तक भी पहुँचा है और हमारी गूंज पार्लियामेंट तक आपने पहुँचाई है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं संपूर्ण नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अदा करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा 7 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में करीब 40-50 हजार लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई। वो भी 139 गाड़ियाँ कैंसिल होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे आए और वो जब आए, सब बूढ़े लोग अपने अपने घर से अपनी रोटी बांध के आए, अपनी दवाई लेके आए और इनके पास इतनी दूर तक आने के लिए पैसा नहीं था, तो देश भर से 10-10 लोगों ने मिलके एक आदमी का टिकट निकाल के भेजा। इस तरीके से वो भीड़ थी। तो इसका मतलब देखिए, लोगों के मन में इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कितना लगाव, जुड़ाव है और कितनी आर्तता इस पूरे प्रयत्न में है। जब वो यहाँ पे 7 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन शुरू किया, स्टेट वाइज, कि एक स्टेट का एक दिन, इस हिसाब से हमने अनशन शुरू किया।
8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख से हमने उस अनशन को, जब सरकार ने कोई दखल हमारी नहीं ली, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो 13 तारीख को हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया, रात भर कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रीग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहां पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा, और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे, और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया, हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। और मैं इसके बाद 2 दिन बाद बुल्डाना आ रहा हूँ, वहाँ से भी आपको मिलूंगा। ये पूरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी जो मीटिंग है वो लेबर सचिव से कराई। लेबर सचिव जी के साथ मैं, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हम सब लोग थे। बहुत लंबी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विषय समझ लिए, इसकी नीटी-ग्रिटी जो फाइनल पॉइंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ध्यान में नहीं थे, जो संगठक या आंदोलनकारी के हिसाब से हमने जो खोज के रखे थे उनको बताए, पेश किए। उन्होंने वो पूरे पॉइंट समझने के बाद हमें बताया कि मैं अगली ही बार मीटिंग लगाऊंगी। 19 तारीख को उन्होंने शायद मीटिंग लगाई, और सभी लोग जो कंसर्न थे, मंत्रालय के, श्रम मंत्री के लोग या EPFO के लोग, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजे, ऐसे हमारे सुनने में आया है। इसका कोई लिखित हमें कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद 16 तारीख को हम मंत्री जी को फिर मिले बुल्डाना में, तब उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने वो हार हमारे गले में डाल के बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद हम 31 तारीख को मंत्री जी फिर उस तरफ आए, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजन से हम फिर उनसे मिले, फिर उन्होंने वही दोहराया कि मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है, और आपका काम हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। दोस्तों, ये EPS 95 पेंशन धारक आंदोलन करें ना करें, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। आंदोलन इनको करना इनकी मजबूरी है। अगर ये अपनी पेंशन हक का पैसे के लिए नहीं लड़ेंगे तो कैसे इनके हक का पैसा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना ही पैसा सरकार के पास डिपॉजिट कर रखा है, सरकार उसे देने से आनाकानी कर रही है। दोस्तों, ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।